दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के चुनाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ता कर दिया है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होगा और 13 नवंबर को पहला फेज का चुनाव है और 20 नवंबर को दूसरे फेज का चुनाव है और 23 नवंबर को फाइनल काउंटिंग होगी। तो जैसे ही झारखंड में चुनाव का घोषणा हुआ, सारे पार्टियां पॉलिटिकली रूप से एक्टिव हो गई हैं और झारखंड में भी पॉलिटिकल एक्टिविटी काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रही है। और जैसा कि मैं इससे पहले भी एक वीडियो में कह चुका हूं कि झारखंड में मेनली दो दो दलों के बीच में सीधा सीधा फाइट है, एनडीए अलायंस और इंडी अलायंस। तो एनडीए अलायंस में मेनली 4 पार्टियां हैं। एक मेन पार्टी है बीजेपी, दूसरी बड़ी पार्टी है आजसू जो झारखंड की एक क्षेत्रीय पार्टी है, तीसरी पार्टी है जेडीयू और चौथी पार्टी है चिराग पासवान वाली पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। तो आज और जो इंडी अलायंस में है, इंडी अलायंस में मेनली 3 पार्टी हैं। उसमें मेन प्लेयर हैं जेएमएम फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे कांग्रेस है और अगर 1-2 सीट अगर आरजेडी चाहे तो उसको दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें आरजेडी को कुछ मिलने जा रहा है झारखंड में। और बाकी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जैसे उनमें से सबसे प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी, उन्होंने झारखंड में चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। मुझे लग रहा है केजरीवाल, इतनी तो बेइज्जती तुम्हारी होती है तो झारखंड में भी चुनाव लड़ लेते। कम से कम 81 सीट है तो 81 कैंडिडेट खड़ा करते हैं, तो जो जमानत कैंडिडेट की भरते तो कम से कम चुनाव आयोग के खाते में कुछ पैसा तो जाता, क्योंकि तुम्हारे सारे कैंडिडेट की तो जमानत जब्त होती है। जहाँ कहीं भी किसी स्टेट में चुनाव हो, तुम्हारे कैंडिडेट की जमानत जब्त होनी है, तो कम से कम कुछ चुनाव आयोग के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। खैर, ये तो मैं केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की टांग खींच रहा था इसलिए मैंने बोल दिया। तो मैं बात यह है कि केजरीवाल को अपनी स्थिति पता है कि झारखंड में उसकी क्या औकात है, झारखंड में उसकी पार्टी की पोजीशन क्या है। तो केजरीवाल सोचा कि सेफ खेलते हैं और फालतू के चुनाव लड़ने से अच्छा है। और मेनली ये देखिए, केजरीवाल की एक चाल भी है और जो इंडिया अलायंस है उनकी एक चाल भी है कि अगर केजरीवाल जाएगा तो हो सकता है कि कुछ कुछ वोट कटे। हालांकि वोट कटने से वहां कोई फायदा है नहीं किसी को। केजरीवाल का वोट है ही कितना परसेंट है, 1 या 2% होगा, मुश्किल से मुश्किल 2%। केजरीवाल से तो ज्यादा वोट झारखंड में आप लिख लीजिए नोटा को मिलता अगर केजरीवाल लड़ता तो आज जो सीट शेयरिंग हुई है तो उसमें एनडीए का जो न्यूज आ रहा है उसमें ये डिसाइड हुआ है कि बीजेपी, एनडीए अलायंस में जो बीजेपी है वो 68 सीट्स पे अपना कैंडिडेट घोषित करेगी। 10 सीट पे आजसू अपने उम्मीदवार उतारेगी। 2 सीट जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है उनको जाएगी और 1 सीट रामविलास पासवान जो चिराग पासवान उनके बेटे हैं उनकी पार्टी को जाएगी। तो इस तरह 81 सीटों का पूरा कैलकुलेशन इन लोगों ने बिठा लिया है। किसी तरह का कोई मतभेद नहीं, किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं। सारी पार्टियां ने एक मंच पर आकर अपने सीट शेयरिंग का फाइनल कर लिया हंसी खुशी। और इस देखिए, अगर कोई पार्टी सबकी सहमति से सीट शेयरिंग होती है तो ये एक विक्ट्री के लिए फर्स्ट स्टेप है, आप ऐसा कह सकते हैं। वहीं कांग्रेस और जीएमएम में भी सीट शेयरिंग की मतलब कि बातचीत हो गई है, लेकिन फाइनल तौर पे अभी तक हुआ कुछ नहीं है। तो यहाँ मुझे झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है। सबसे पहली बात यही है।
क्योंकि जो अच्छे से सीट शेयरिंग कर लेगा, जिसमें कैंडिडेट्स, जिसमें सब दल एक दूसरे की सहमति के साथ अगर चुनाव लड़ते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मनमुटाव के, जिसमें एक दूसरे से को वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता है, वो पार्टी डेफिनेटली चुनाव जीतेगी। और झारखंड में मुझे लगता है कि इस बार झारखंड के लोग पिछले बार की तरह नहीं जाएंगे, और इस बार वो बीजेपी को, मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, तो झारखंड के लोग बीजेपी को जिताने के लिए उत्सुक हैं। और वैसे भी जो झारखंड की जो पिछले 5 साल जो सरकार चली है, मिली जुली सरकार चली है, ये उतना अच्छा परफॉर्म कर भी नहीं पाई है झारखंड में, और भ्रष्टाचार के काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं। और जो झारखंड में एक जो सबसे बड़ा इशू इस बार उठने वाला है, वो है डेमोग्राफी का जो इशू है। बहुत तेज गति से झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जहां झारखंड में झारखंडी और नॉन झारखंडी का इशू काफ़ी चलते रहता है कि कौन झारखंड का लोकल है, कौन आदिवासी है और कौन नॉन आदिवासी है, इसका लड़ाई काफ़ी दिन से चल रहा है। और इन सब चीज़ों से एक और चीज़ हो गया है कि आज के समय में झारखंड में जितनी भी लड़कियां हैं, उनके पति मुस्लिम हैं। अब ये अचानक से डेमोग्राफी चेंज कहाँ से आया, किसने किया है, उनको मतलब कि शादी करने का परमिशन कौन दिया है, किसके बहकावे में आए हैं, ये सब एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। झारखंड में डेमोग्राफी इस कदर चेंज हो रखा है कि हाई कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा, कि हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है राज्य सरकार को कि आप लोगों का पता लगाइए कि कितने लोग यहाँ बाहर से आकर रह रहे हैं, और उन सारे लोगों को स्टेट से बाहर निकालिए। लेकिन ये जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं सोरेन जी, वो हेमंत जी, वो बिल्कुल नकारा सीएम साबित हुए हैं। मुझे तो उनमें किसी तरह का कोई दम दिख नहीं रहा है, उनमें इतनी साहस तो नहीं है कि वो जो अप्रवासी मुस्लिम्स हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, उन्हें वो बाहर कर सकते हैं। इतनी हिम्मत उनमें नहीं है, क्योंकि ये उनका वोट बैंक बन गया है ना। वो मतलब कि अब ऐसा हो रहा, मैं झारखंड में कितने ऐसे केस देखा हूँ जहाँ पर आदिवासी लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, और माँ बेटियों के साथ मतलब कि दुष्कर्म की घटनाएं घट रही हैं, और झारखंड सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। आप इस तरह अगर आप शासन चलाएंगे तो मतलब कि सिर्फ एक बीजेपी की अपोज करने से अगर आप जीत जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी राजनीति काफ़ी दिन चलने वाली है आपकी। हेमंत सोरेन जी, आपको आदिवासियों ने, वहाँ के झारखंड की जनता ने आपको बहुत विश्वास के साथ इसलिए बनाया था सीएम कि आप उनके हितों की रक्षा कर सके, आप उनके इज्जत आबरू की रक्षा कर सके। लेकिन आप तो तमाशा देख रहे हैं सिर्फ। पश्चिम बंगाल में आदिवासी औरतों के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना, मतलब कि दुष्कर्म की घटना घटी, आप आदिवासी सीएम होने के नाते एक आवाज़ नहीं उठा पाए हैं। इसी तरह अन्य स्टेट में भी होता है, अगर किसी आदिवासी पे अत्याचार होता है, आप पहले ये देखते हैं कि अत्याचार करने वाला कौन है, किस स्टेट में हुआ है अत्याचार। अगर इस तरह से आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पॉपुलैरिटी नीचे गिरती जाएगी। और सत्ता तो 5 साल के लिए होता है ना, अगर आप सही से काम नहीं करेंगे तो 5 साल बाद सत्ता की चाबी फिर से लोगों के हाथ में आएगी। आप तो सिर्फ 5 साल के लिए ना बने हैं। 5 साल में अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे, वहाँ के लोगों के भलाई का काम नहीं करेंगे, वहाँ के लोगों की मतलब इज्जत आबरू की रक्षा कर नहीं पाएंगे, तो 5 साल बाद लोग आपको लोग वहाँ से निकाल देंगे, दूसरे को बिठाएंगे। और ये हर किसी के साथ है। कल को बीजेपी के भी लोग आएंगे, अगर वो ढंग से काम नहीं अगर करेंगे, तो अगले 5 साल बाद उनकी फिर विदाई है। तो ये हर किसी के साथ होना है, और हर किसी को ये सोचना है।
अगर ये कोई ये सोचेगा कि एक बार हम बन गए हैं उसके बाद पूरा जीवन भर हम सीएम बने रहेंगे, तो ये गलतफहमी है। और मुझे लगता है कि झारखंड के लोगों को इस बार वोट देने से पहले ये जो डेमोग्राफी का इशू है इसको बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा, और इस मुद्दे पर ही वोट करना चाहिए उनको। बाकी सारे मुद्दे तो हैं ही। तो झारखंड के लोग बहुत विवेक वाले हैं, विवेक का इस्तेमाल करें और देखें कि कौन से लोग, कौन सी पार्टी के लोग, कौन से अलायंस के लोग उनके हित के लिए काम ज़्यादा बेहतर ढंग से कर सकते हैं, और झारखंड के लोग उन्हें अपना प्रतिनिधि चुने। तो बस आज के लिए इतना ही अपडेट था। आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।